लास्ट कुछ दिनों से ना बार बार ये वर्ड बहुत आपने सुना होगा, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। तो काफ़ी लोगों को ये डाउट भी रहेगा एंड काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे डॉलर इंडेक्स क्या है। तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक वीडियो बना दूं सो दैट आपको ये समझ में आए कि डॉलर इंडेक्स कंसेप्ट क्या है एंड ये क्यों बढ़ रहा है, और उसको बढ़ने से हमारे यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एंड कंपेयर टू अदर ग्लोबल करेंसीज हमारी कंट्री कैसा कर रही है। क्योंकि इंडिया के बारे में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बस ये जज कर लें कि करेंसी टूटते जा रही है, टूटते जा रही है, टूटते जा रही है, बट वो कंसेप्ट वैसा नहीं चलता है। कंसेप्ट इस तरीके से चलता है कि हम रिलेटिवली कितना बेटर कर रहे हैं। क्योंकि करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है वो अलग कहानी है, उस सब के पीछे कुछ रैशनल है, एंड उस रैशनल का मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करूं। तो पहले मैं ये दिखाता हूं कि डॉलर इंडेक्स बेसिकली है क्या। जैसे हमारा निफ्टी है, ये एक इंडेक्स है, राइट। इस इंडेक्स में 50 स्टॉक है। बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, इस इंडेक्स में 12 स्टॉक हैं। उसी तरह डॉलर इंडेक्स एक स्टॉक है, जिसमें स्टॉक उसको आप मान लीजिए, उसमें छः आपके वो हैं, छः कंपोनेंट्स हैं। मैं कंपोनेंट सारे दिखा देता हूँ और आपको रीजन समझ में आएगा कि वो क्यों टूट रहा है। देखिए, यूरो 58% खाली यूरो का ही वेटेज है, 14% ऑलमोस्ट जापानीज येन का है, एंड 12% पाउंड का है। बाकी सब तो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो अगर आपने ये देखा कि ये इतना ज़्यादा वेटेज यही तीन का ही है, एंड अगर हम बात करें रिलेटिवली कि कोई कहेगा कि हाँ ठीक है सर, ये हो सकता है कि यूरो खराब चल रहा है, बट बाकी तो, बट देखिए आप यूरोप में ही पाउंड भी आता है, क्यों? क्योंकि एक तरह से यूके भी ऑलमोस्ट यूरोप ही समझ लीजिए आप। एंड ये आपका जापान का इकोनॉमी बहुत साल से बहुत इश्यूज चल रहे हैं, उनका इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रहा है, वो कंटिन्यूअस बेसिस पे जीरो ग्रोथ वाले इकोनॉमी में वो चल रहा है। वहाँ पे तो लोग चाहते हैं कि इन्फ्लेशन आए, वो इस तरह की इकोनॉमी है, तो उसकी बात हम छोड़ देते हैं। लेकिन डॉलर इंडेक्स ये जो शूट कर रहा है ना, इसलिए नहीं शूट कर रहा है कि आपका यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इसलिए शूट कर रहा है कि यूरो वीक होते जा रहा है। क्योंकि यूरो की वेटेज ही वहां पे 58% है। एंड यूरो का क्यों हो रहा है? क्योंकि रशिया के संग वॉर जो चल रहा है उसमें क्या होकर रखा है कि रशिया ने यूरोप में गैस सप्लाई वगैरह बंद कर दिया है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि अब मैं खुद यूरोप ट्रैवल कर चुका हूँ, तो मुझे ये चीज़ का आइडिया है कि वहाँ के रूम्स वगैरह में भी ना हीटर लगे, लोग रूम में भी ना ऐसे नॉर्मल टी शर्ट पहन के -10 डिग्री में बैठे रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ रूम में हीटिंग वगैरह का सब चीज़ लगा हुआ है। बट जैसे ही अब विंटर आते जा रहा है ना, उनके यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि गैस अब 4 गुना दाम पे खरीदना पड़ रहा है उनको। तो जो चीज़ आप $40 में खरीदते थे, आज वो आपको अगर खरीदना पड़ेगा $160 में, तो आपको तो लगेगा ना कि भाई मेरा जितना खर्चा है उससे ज़्यादा ही खर्चा हो जा रहा है अब तो आपको ये, फिर उसमें क्या होगा, फिर आपको चूज करना पड़ेगा कि हम ठंडा ज़्यादा बर्दाश्त करें या हम इन्फ्लेशन ज़्यादा बर्दाश्त करें। दोनों में कोई एक चीज़ हमें चूज करनी पड़ेगी। उसके कारण क्या होगा, पूरे यूरोप की प्रोडक्टिविटी कम होगी। पूरे यूरोप की प्रोडक्टिविटी कम होने से उनकी इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी, एंड उस रिसेशन के कारण ही उनकी करेंसी वीक होते जा रही है, एंड उस वीकनेस के कारण ही डॉलर बढ़े जा रहा है। तो इसका हमारे यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में डिटेल में समझाता हूँ। बट अभी थोड़ा सा एक एड ब्रेक है, वो सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इन टर्म्स ऑफ रिस्क कवर, टर्म इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा रिस्क कवर प्रोवाइड करता है, यानी कि कम प्रीमियम में भी वो बहुत ज़्यादा आपको इंश्योरेंस कवरेज देता है। फिर भी लोगों के बीच में वो पॉपुलर इतना क्यों नहीं है? क्योंकि क्या होता है ना कि उसका जो कॉस्ट होता है, लोगों को ये लगता है कि ये कॉस्ट तो हमारा वेस्टेज है, इसीलिए लोग सोचते हैं कि ये पैसे भी मैं क्यों वेस्ट करूं। उनको जो इंश्योरेंस कवर मिल रहा है वो थॉट प्रोसेस में वो नहीं जाते हैं, बट ये सोचते हैं कि ये प्रीमियम तो मेरा वेस्ट हो जा रहा है। बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि अब आज के डेट में ये कंसेप्ट चल रहा है कि ऐसे भी पॉलिसीज एंड प्लान्स हैं जहां पे आपने जो प्रीमियम पे किया है वो आपको जब जरूरत पड़े तो वापस में मिल जाए, तो ये आपको सुन के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। बट ये फैक्ट है कि आज के डेट में कुछ ऐसे टर्म इंश्योरेंस भी हैं जिसको आप टेक्निकली जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस कह सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आफ्टर ए गिवन एज, से 50 साल के बाद या 55 साल के बाद आपको लगता है कि अब मुझे टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मैंने इतना पैसा सेव कर लिया है, या फिर मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको मुझे कुछ नहीं देना है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपने जो प्रीमियम डिपॉजिट किया है, आप कह सकते हो कि हाँ आप मुझे ये प्रीमियम वापस कर दो। तो उस एज के बाद क्या होगा कि आपका इंश्योरेंस कवरेज का जो पैसा आपने इतना दिन से प्रीमियम पे किया है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो मैं एक्चुअली, मेरे को ये पता कैसे चला, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं पॉलिसी बाजार पे ऐसे ही एक टर्म इंश्योरेंस का देख रहा था, प्लान वगैरह सब कुछ। तो मुझे ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखी, यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ में जीरो कॉस्ट दिख रहा है। अब चूंकि एचडीएफसी लाइफ था तो मेरे को इंटरेस्टिंग आया कि जीरो कॉस्ट का क्या मतलब है। मैक्स में भी जीरो कॉस्ट दिख रहा था। और भी प्लान्स हैं, ये टर्म इंश्योरेंस का पेज ही मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे क्या होगा कि
मेरे लिंक से अगर आप जाओगे तो पॉलिसी बाजार के लोग आपको, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपके घर आके आपको पॉलिसी सिलेक्ट करने में, डॉक्यूमेंटेशन में, ये सब में असिस्टेंस दे देंगे। लेकिन अभी जो हम मेन टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसको पहले कर लें कि देखिए, अब जैसे ये नो कॉस्ट क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे कैसा है, गेट योर प्रीमियम बैक फॉर फ्री इफ लाइफ कवर इज टिल एज ऑफ 67 एंड अबव। मतलब कि अगर आप अभी पॉलिसी लेते हो जो कि आपको 67 ईयर्स 68 ईयर्स तक का आपको लेना है, उसके बाद क्या होगा कि जब आप चाहोगे तो आपको प्रीमियम वापस मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आपने उतना दिन मतलब प्लान को कंटिन्यू किया है। तो उसके बाद क्या होगा कि आप ऑप्ट कर सकते हो अपना प्रीमियम वापस लेने के लिए। प्लस इसमें मान लीजिए आपको थोड़ा सा और एडिशनल प्रीमियम देके आप एक्स्ट्रा पे आउट फॉर एडिशनल डेथ ले सकते हो, एक्सीडेंटल डेथ ले सकते हो, कवर अगेंस्ट 19 क्रिटिकल इलनेस आपको मिल जाएगा, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी के लिए अलग मिल जाएगा, क्रिटिकल इलनेस के लिए आपको अलग से मतलब थोड़ा सा एड ऑन कर करके आप अपना पूरा पॉलिसी को और एनहांस कर सकते हो, सो दैट आप ज़्यादा चीज़ों में कवर हो पाओ। मैं ये पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, आप देखिए, यूज करिए, एंड टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए क्योंकि इससे आपकी फैमिली सिक्योर्ड रहती है। एंड क्या होगा कि आप फ्यूचर में आप ये टेंशन में नहीं रहोगे कि मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, क्योंकि इसमें पे आउट आपको बड़ा अमाउंट मिल जाता है छोटे से प्रीमियम के संग। देखिए 80C का जो बेनिफिट रहता है ना टैक्स में, आपको अगर कोई भी आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो वो भी इन पॉलिसीज के थ्रू मिलेगा आपको। प्लस अगर आप पॉलिसीज को ऑनलाइन लेते हो ना तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है कंपेयर टू ऑफलाइन लेना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई कमीशन ब्रोकरेज वो सब नहीं रहता है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पॉलिसी बाजार का, टर्म इंश्योरेंस के पेज का, आप वहाँ पे चेकआउट करिए इस चीज़ को। एंड आप चाहे तो एटलीस्ट अगर आप कवर्ड नहीं है तो अपने आप को डिसेंट कवरेज में लेके आइए। आपने सुन लिया होगा। हाँ, तो अब आते हैं वापस से अपने टॉपिक पे कि वो जो गिर रहा है उस मतलब डॉलर इंडेक्स की, मतलब बाकी करेंसी जो गिर रही हैं उसके कारण जो डॉलर इंडेक्स शूट कर रहा है वो कर क्यों रहा है। देखिए पहला चीज, डॉलर इंडेक्स शूट क्यों कर रहा है, क्योंकि दो रीजन है उसके। जैसे मैंने यूरोप का बताया कि यूरो गिर रहा है एंड उसके कारण क्या हो रहा है कि आपके ये चीज हो रही है, डॉलर का भाव बढ़े जा रहा है। अब डॉलर का भाव बढ़ने का दो कारण है। पहला चीज, स्वैपिंग मैकेनिज्म बोल के एक चीज होती है जिसके बेसिस पे आप अपनी करेंसी को चेंज करते हो, डॉलर में कन्वर्ट करते हो, एंड डॉलर में कन्वर्ट करके आप उससे जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करते हो वो आप उस करेंसी में करते हो। दुनिया में 70% से ज़्यादा टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूएस डिनोमिनेटेड होती है, डॉलर डिनोमिनेटेड होती है। और मेजरली सबसे ज़्यादा हर कंट्री को, मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्री को छोड़ दीजिए तो हर कंट्री को ऑयल एंड गैस मंगाना पड़ता है। ऑयल एंड गैस मैक्सिमम जगह पे आपके डॉलर्स में खरीदे जाते हैं। ठीक है, तो चूंकि डॉलर में खरीदना है तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा आपको। उस पेमेंट को करने के लिए आपको क्या, डॉलर खरीदना पड़ता है, कंट्री को डॉलर खरीदना पड़ता है। अब कंट्री जब डॉलर खरीदने जा रहा है तो वो खरीदने के लिए क्या, उसको बाई ऑर्डर लगाना पड़ता है। तो आपने देखा होगा एक बाई ऑर्डर रहता है, एक सेल ऑर्डर रहता है, राइट। सेल ऑर्डर हमेशा थोड़ा सा गैप पे ऊपर रहता है, तो बाई आपको करना है तो आपको ऊपर का प्राइस पे हिट करना पड़ता है। पहला चीज ये हुआ। दूसरा चीज, पहला तो मतलब बाइंग ज्यादा करनी है, बाइंग ज्यादा करनी है तो ऊपर के प्राइस पे बाइंग करनी है। जो चीज $70 का चल रहा था $110 तक या अभी भी $90 $85 पे चल रहा है आपका क्रूड, तो उसके कारण क्या होता है कि आपको जो चीज $70 में खरीदनी थी अब वो 90 में आप ऐसे ही खरीद रहे हो। प्लस जो डॉलर भी जिस पे रेट पे आप खरीदते थे, पहले 70 में खरीदते थे इंडिया में, आज 80 पे खरीद रहे हो, तो वो भी बढ़ गया। तो दोनों चीजें बढ़ा आपका। उसके अगेंस्ट आपकी जो करेंसी का रिजर्व होता है, आप देखते हो कि भाई ठीक है, मैंने अगर रिजर्व जब क्रिएट किए थे तो 66 में किए, 70 में किए, मैंने रिजर्व्स क्रिएट किए, अब 80 पे आया है तो मुझे क्या रिजर्व्स निकालने चाहिए। तो इंडिया अभी वही कर रहा है। वाई इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसीज, मतलब जो जितनी बाकी करेंसी टूट रही है उतना इंडिया क्यों नहीं टूट रहा है, क्योंकि इंडिया का रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। यूएस ने अपने जो डॉलर्स हैं प्रिंट करके बांटे थे जब दुनिया में, तो उसमें सबसे ज़्यादा होल्ड किसने किया था मालूम है आपको? चाइना ने सबसे ज़्यादा किया था। सेकेंड लार्जेस्ट में मतलब रिजर्व्स बहुत ज़्यादा स्पाइक करवाया था किसी कंट्री का, तो वो इंडिया का हुआ था। तो इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्स क्रिएट कर लिए थे। वो 70 में आपने रिजर्व क्रिएट किया, आपने 66 में रिजर्व क्रिएट किए, वो अभी आप 80-81 पे हल्का कर रहे हो रिजर्व्स को। क्यों? क्योंकि जब हम भी कोई चीज़ खरीदते हैं ऊपर के दाम पे बिकता है तो बेचते हैं ना, अभी वही हो रहा है, ऊपर के दाम में बेचा जा रहा है तो हम लोग रिजर्व्स कम कर रहे हैं। अब रिजर्व्स कम करके हमने अपनी करेंसी को एक लेवल पे स्टेबल कर लिया है, हमने उस करेंसी को एक लेवल पे स्टेबल कर लिया है इन द सेंस कि हमने उसको 80, 81, 82 इस रेंज में बांध दिया है। अब ये इस रेंज में फंसा रहेगा। अब कुछ लोगों का आएगा कि सर बांध के फायदा क्या होगा? बांध के फायदा ये होगा कि देखो, आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो वो तो आप कर ही रहे हो। आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो
तो पहले जो चीज़ आप 70 में एक्सपोर्ट करते थे, आज वो 80 में एक्सपोर्ट भी तो कर रहे हो। और रहा इंपोर्ट का बात, तो हमारा इंपोर्ट सबसे ज़्यादा होता था ऑयल, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 20% ऑफ द बास्केट था। उस 20% ऑफ द बास्केट में प्रॉब्लम क्या है कि उसका हम कुछ कर भी तो सकते नहीं है ना। उसका अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसका हम कर क्या सकते हैं, उसका हम यही कर सकते हैं कि हम वेट एंड वॉच करें कि चीज़ें थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। तो देखिए 80-81 पे जब करेंसी चली गई है तो वहां पे आप रिजर्व भी थोड़ा हल्का कर रहे हो। अब रिजर्व जो हल्का कर रहे हो तो इंडिया एज ए कंट्री काम करना बंद तो नहीं कर दिया है ना। हमारे जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है आज भी एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं बिजनेस, बाकी चीज़ें को एक्सपोर्ट चल ही रहा है। ऑयल का जो हमारा बेनिफिट था, हम रिजर्व हल्का क्यों कर रहे हैं कि ऑयल का जो हमारा बेनिफिट था, हम कुछ ऑयल रशिया से ले रहे हैं, तो उस बास्केट से जो हमारा इंपोर्ट का मेन बिल था उसमें से हमने कुछ हद तक रिड्यूस कर दिया है वाइल बाइंग फ्रॉम रशिया। तो उससे थोड़ा सा हमको बेनिफिट वहां पे मिल गया। पहला बेनिफिट हमें ये हो गया। दूसरा बेनिफिट हमने क्या कर लिया, हमने दूसरा बेनिफिट ये कर लिया कि हमने ऊपर के माल रेट पे अपना कुछ कुछ प्रॉफिट बुक करना चालू किया। प्लस जब हम रिजर्व्स अपना लूज कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो जैसे जैसे हम रिजर्व्स अपना रिड्यूस करते जाएंगे, रिजर्व्स हम रिड्यूस करते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा बढ़ते जाएगा। ठीक है, अभी हो क्या रखा है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहा है। यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो पब्लिक क्या करेगी कि इंडिया जैसे वीक इकोनॉमी से पैसा निकाल के, अब देखिए वीक ग्लोबली लोगों को वीक लगता है, ऐसे वीक नहीं है, बट मतलब एक डेवलपिंग इकोनॉमी में अगर 7% मिल रहा है, डेवलप्ड इकोनॉमी में 4% लग रहा है, तो लोग 4% ज़्यादा रिटर्न कमाना प्रेफर करेंगे। तो अगर हम रिजर्व लूज करते हैं तो हमारा क्या होता है, उससे थोड़ा सा हमारा करेंसी सॉरी हमारा बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा बढ़ता है। तो जो हमें बिना इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हमारे बॉन्ड यील्ड बढ़ने के कारण क्या होगा कि हमारे यहाँ पे लोग अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि लोग को लग रहा है कि यूएस में बढ़ते बढ़ते अगर 7% 4% इंटरेस्ट रेट पहुंच गया तो हम इंडिया में 7% में क्यों रखें, हम 4% में वहीं रख लेंगे। बट चूंकि हमने रिजर्व थोड़े से लूज किए, हमारा बॉन्ड यील्ड थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेगा। थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहने से क्या होगा, लोगों को ये इंसेंटिव रहेगा कि हम अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंटिन्यू करें। एंड बिना रेट इंक्रीज किए आरबीआई मैनेज कर पाए। जैसे वहाँ 75 बेसिस पॉइंट कर रहे हैं, हम अगर हाफ ए बेसिस पॉइंट भी करते हैं, मतलब 50 पैसा भी करते हैं अगर रेट इंक्रीज, तो 0.25 चूंकि हमने करेंट अपना रिजर्व थोड़ा सा लूज किया, उसके कारण डेप्रिशिएट होगा थोड़ा थोड़ा करके। तो क्या होगा, लोगों को इंसेंटिव रहेगा कि ठीक है इंडिया में बैठे रहे हम और अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ से ना निकाले। तो वो बहुत प्लान्ड वे में आरबीआई कर रहा है। एंड वही चीज़ के कारण क्या होकर रखा है कि हम आज भी थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू अदर्स। क्योंकि सेम लेवल पे डाउ जोन्स जब आज से 3 महीने पहले था तो हम 15,200 पे थे, आज हम कहाँ पे हैं, तो हम 17,200 पे हैं। ऐसा नहीं है कि हम और नहीं टूटेंगे, और टूटेंगे, लेकिन वो और ज़्यादा टूटेंगे, उनसे हम रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पॉलिसी बाजार का, टर्म इंश्योरेंस के पेज का, आप वहां पे चेकआउट करिए इस चीज को। एंड आप चाहें तो एटलीस्ट अगर आप कवर्ड नहीं है तो अपने आप को डिसेंट कवरेज में लेके आइए।